नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज का जो प्रश्न है समान ज्ञान का, तो वो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। यानी कहता है कि इनमें से कौन सा खनिज है जो कि मोनाजाइट रेत में निहित है। तो मोनाजाइट रेत में निहित जो खनिज है वो थोरियम है। कौन सी खनिज है? थोरियम है, जो कि मोनाजाइट रेत में निहित होता है। देखिए, अब ये थोरियम जो है सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है? यानी कि विश्व में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है वो भारत के केरल में। कहाँ पे है? केरल में। यानी कि पूरा दुनिया में से सबसे ज़्यादा थोरियम उत्पादन करता है कहाँ पे? केरल में। केरल में थोरियम का क्या है? भंडार है। थोरियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइट श्रेणी का प्रथम तत्व है। ये भी आप याद रखिएगा। फिर से रिपीट यहाँ पे लिख देते हैं हम कि थोरियम जो है, ये थोरियम एक्टिनाइट श्रेणी का प्रथम तत्व है। कौन सी तत्व है? प्रथम तत्व। तो इतना याद रख लीजिएगा कि थोरियम जो है एक्टिनाइट श्रेणी के प्रथम तत्व हैं। और ये भी याद रखिएगा, थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बार्जिलियस ने किया था। किसने? बार्जिलियस ने। इसको भी लिख देते हैं हम कि थोरियम धातु की खोज जो है, यानी कि ये थोरियम धातु जो है इनकी खोज किया था किसने? इनकी खोज किया था, यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी खोज किया था 1828 ईस्वी में। कब? 1828 में। किसने किया था? बार्जिलियस ने किया था खोज। किसने किया था? बार्जिलियस ने थोराइट अयस्क में किया था। किसने? थोराइट अयस्क में मतलब खोज किया था। और ये भी याद रखिएगा, थोरियम की परमाणु संख्या कितनी है। ये थोरियम जो है इसको TH से दर्शाया जाता है। किससे? TH से। इनकी परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या है 90। कितना है? 90। इतना तक याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे वो कौन थे? ये बहुजन समाज पार्टी को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? आप देख सकते हैं, बसपा। क्या कहा जाता है? बसपा कहा जाता है। ब से हो गया बहुजन, सो से हो गया समाज, पी से हो गया पार्टी। तीनों का अर्थ निकाल दिया। तो बहुजन समाज पार्टी, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे बताइए? तो इसके संस्थापक थे कांशीराम। कौन थे? कांशीराम। कब ये बहुजन समाज पार्टी का कांशीराम ने गठन किया था? तो इसका गठन किया था 14 अप्रैल 1984 को। कब? 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया था। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह, तो इसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। कौन सी छाप? हाथी छाप। तो हाथी छाप याद रखिएगा। यानी बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है, इनके चुनाव चिन्ह का नाम है हाथी छाप। संस्थापक थे कांशीराम ने स्थापना कब किया था? 14 अप्रैल 1984 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई है। यानी जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी जो है द्वितीय कार्यों में लगी हुई है, यानी दूसरे कामों में भी लगी हुई है। तो कितनी प्रतिशत आबादी दूसरे कामों में लगी हुई है? तो 3.8% आबादी तो है ये द्वितीयक श्रेणी में कार्य कर रही है। जबकि कितना? जबकि 54.6%, यहाँ पे है सी नंबर पे, 6% भारत की आबादी प्राथमिक कार्यों से जुड़ी हुई है। ये कितना से जुड़ी है?
प्राथमिक कार्यों से। अगर प्राथमिक कार्यों से पूछेगा कितना प्रतिशत आबादी मतलब जुटी हुई है, तो 54.6%। कितना प्रतिशत? 54.6% प्राथमिक कार्यों से जुटी हुई है। 41.6% भारत की जो आबादी है वो तृतीयक कार्य में जुटी हुई है। तो तृतीयक वाला भी लिख देते हैं। 41 यहाँ पे लिखा हुआ है सी नंबर, 41.6%। इतना जो आबादी है तृतीयक कार्यों में जुटी हुई है। तृतीयक कैसे होगा? तृतीयक कार्यों में। तो तृतीयक कार्यों में जुटी हुई कितनी प्रतिशत आबादी? तो 41.6%। ऑप्शन नंबर डी था। तो इसका आंसर क्या होता? ऑप्शन ए सही था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ था? यानी कहने का मतलब हुआ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था वो कब पारित हुआ था? 1919 में। कब पारित हुआ था? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी संसाधनों को के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी संसाधनों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? पूछा यही प्रश्न है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को के रूप में, यानी किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है संसाधनों को? तो बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को संभावित, विकसित, स्टॉक तथा रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि संभावित हो गया, विकसित स्टॉक हो गया, और आरक्षण जिसको बोलते हैं, आरक्षण भी बोल सकते हैं आप, और आरक्षण को रिजर्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिजर्व। इन सभी में इसको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। कहाँ पे है? असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस उद्यान को 1900, तो याद रखिएगा, इस उद्यान को 1974 में, कब? 1974 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1974 को। यह उद्यान जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आप याद रखिएगा कि ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाला गैंडा गोमेकांस गैंडा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यानी कि एक सींग वाला गैंडा के लिए भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? प्रसिद्ध है। कहाँ पे? असम में। कब इसकी स्थापना, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 1974 में। पहले ये खाली काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय नहीं थे, पर खाली उद्यान थे, पर राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया 1974 में। क्या अभी बोले हम कि एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उद्योग प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है, यानी बाजरा ग्रुप का नहीं है। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके थे। तो बाजरा ग्रुप का जो फसल नहीं है वो आपका मक्का था। कौन सा था? मक्का जो था बाजरा ग्रुप के फसल में से नहीं आता है। और उसके अलावा जो ज्वार है, रागी है, बाजरा है, इन सब बाजरा ग्रुप में से आ जाता है, क्योंकि ये तीनों फसल जो है इनका दाना का आकार जो होता है वो छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। छोटा मतलब कैसा? दाल के जैसा। अब दाल के जैसा तो छोटा छोटा आकार रहेगा, तो छोटा छोटा आकार है इसका। उसके अलावा मक्का जो है, मक्का का दाना जो होता है उसका आकार हल्का सा क्या रहता है? बड़ा रहता है। वो छोटा छोटा पूरा नहीं रहता है, जैसे कि दाल रहता है, मूंग हो गया,
चाना हो गया, इस सब के तरह नहीं रहता है। मसूर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें पहला परमाणु बम यानी पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा कि पहला जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो पहला परमाणु बम गिराया गया था 1939 ईस्वी में। कब गिराया गया था? 1939 ईस्वी में द्वितीय परमाणु बम गिराया गया था, क्योंकि 1939 या 1939 होगा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो 1939 में तो शुरू हुआ है, तो ये बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के लास्ट में, क्योंकि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला है। तो ये 1945 में ही परमाणु बम गिराया गया था। पर एक गिराया गया था 6 अगस्त को। कब? 6 अगस्त को। एक गिराया था 9 अगस्त को। कितना तारीख को? इधर देखिए लिख देते हैं 6 अगस्त 1945 और एक था 9 अगस्त 1945। अब बताइए कि आपसे पूछा कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया, तो पहला कहाँ गिराया गया था, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। 6 अगस्त आप याद नहीं कीजिएगा, अपने आंसर आ जाएगा। 9 अगस्त याद रखिए कि 9 अगस्त 9 से 9 और 9 से नागासाकी, यानी कि 9 अगस्त को परमाणु बम कहाँ पे गिराया गया था? 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था नागासाकी पे। कहाँ पे? नागासाकी पे। अब बचा हुआ एगो 6 अगस्त है, तो 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया होगा कहाँ पे? हिरोशिमा पे। इसका मतलब पहले परमाणु बम कहाँ पे गिराया? तो पहला परमाणु बम गिराया हिरोशिमा पे। कहाँ पे? हिरोशिमा पे। कितना तारीख को? 6 अगस्त को। 9 अगस्त को कहाँ गिराया गया? तो नागासाकी पे गिराया गया। दोनों ये शहर कहाँ पे है पता है? तो ये दोनों शहर जो है नागासाकी और ये हिरोशिमा, दोनों शहर जापान पे हैं। जापान में है। कहाँ पे है? जापान में। ये जापान को भंग कर दिया था, परमाणु बम गिराया था किसने? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। और इसका नाम था परमाणु बम का, जो एटम बम था जो गिराया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय इसका नाम है परमाणु बम का। ये यूरेनियम से बना हुआ था। कितने यूरेनियम से? आप देख सकते हैं कितने यूरेनियम से बना हुआ था। 235 किलोग्राम यूरेनियम से बना हुआ था। तो कितना भयंकर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 होगा। अब 9 नंबर कहता है कि कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी मत देने का अधिकार नहीं है। तो पागल या दिवालिया व्यक्ति, इनको मत देने का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि पागल को मत देने का अधिकार कैसे रहेगा। वयस्क व्यक्ति यानी कि जिसका आयु पूर चुका है 18 साल, जो युवा लोग हैं, तो वो मत दे सकता है। अमीर व्यक्ति भी मत दे सकता है, गरीब व्यक्ति भी मत दे सकता है। तो ये सब मत देने का अधिकार है, पर ये वाला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए होगा, पागल या दिवालिया व्यक्ति मत देने का अधिकार नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मत देने का अधिकार कितना उम्र वाले को है? तो 18 वर्ष वाले को है। ये प्रश्न पिछले क्लास में बता दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? कहने का मतलब हुआ कि भूमंडलीकरण शब्द जो है, इनको सबसे पहले किसने दिया और कब दिया? तो इनको दिया था 1990 में। किसने दिया था? जॉन विलियमसन ने। किसने दिया था? जॉन विलियमसन ने भूमंडलीकरण शब्द का पहले प्रयोग किया था, यानी उन्हीं ने ये शब्द दिया था। 1990 में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। किसने किया था? जॉन विलियमसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे। सिंपल सी क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, जिसको UNO हम कहते थे, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ
की जो स्थापना हुआ था जिस समय, उस समय इसमें कितना देश था, वही प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य के कितने सदस्य थे। यानी जिस समय इसका चार्टर बन रहा था, यानी स्थापना हुआ तो चार्टर बन रहा था, तो उस समय इसमें कितना देश थे, तो 51 थे। कितना, 51 देश थे। और वैसे अगर जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल मिलाकर के 193 देश हैं अभी, कितना है, 193। और 193 नंबर पे है दक्षिणी सूडान। कौन सा है, दक्षिणी सूडान, जो कि नवीनतम सदस्य है, यानी हाल ही फिलहाल में जुटा हुआ है। चलिए, अब ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आप जान लीजिए, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, दूसरा संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1945 में। लेकिन उस संयुक्त राष्ट्र संघ में भी, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी स्थापना के समय 51 देश थे, और राष्ट्र संघ के चार्टर में भी स्थापना के समय 51 देश ही थे। तो आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुए राष्ट्र संघ की कब, 1920 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुए कब, 1945 में। चलिए, ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित हैं। ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम है चूड़ामन राय, किस विद्रोह से संबंधित है। कहने का मतलब हुआ कि चूड़ामन राय ने कौन सा विद्रोह शुरू किया था, तो इन्होंने किया था चेरो विद्रोह। कौन सा विद्रोह, चेरो विद्रोह जो शुरू किया था चूड़ामन राय ने। 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय के द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेज़ों ने उसके राज्य को नीलामी कर लिया था। तब जाकर के चूड़ामन राय ने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो याद रखिएगा, चूड़ामन राय का संबंध किससे है, चेरो विद्रोह से। और ये विद्रोह हुआ 1813 में, अंग्रेज़ों के खिलाफ, जब कर नहीं चुका पाया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। क्वेश्चन है कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। कहने का मतलब हुआ कि भारत जो है उनके साथ बांग्लादेश का जो स्थलीय सीमा है वो कितना किलोमीटर लंबी यानी फैली हुई है। तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा भारत से टच करती हैं। तो याद रखिए, तो भारत के 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से अपना सीमा को साझा करती हैं। यानी अब कौन कौन सा वो 5 राज्य हैं, तो एक साइड से आप याद कर लीजिएगा इस सभी राज्य को जो कि बांग्लादेश से टच करता है। उसमें से एक है तुम्हारा पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल पहला राज्य हो गया। और दूसरा नंबर पे कौन है, तो ये दूसरा नंबर है आपका त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। ये भी बंगाल से मैच करता है। तीसरा नंबर पे है मेघालय। कौन सा है, मेघालय जो है ये भी पश्चिम बंगाल से टच करता है। अब नेक्स्ट है कितना, चौथा नंबर। तो 4 नंबर पर जो है मेघालय के बाद हो गया मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। जहाँ मेघालय आएगा तो वहाँ मिजोरम तो आएगा ही। चलिए, मिजोरम। और 5वां राज्य जो है कौन सा है जो कि बंगाल से टच करता है, तो वो है असम। कौन सा है, असम। तो ये इतना राज्य है जो कि पश्चिम बंगाल से टच करता है। 5 राज्य, कितना राज्य, 5 राज्य। पाँचों का नाम क्या था, बंगाल हो गया, यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम और असम। इतना यानी 5 राज्य हैं। चलिए, यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 14 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। कहने का मतलब हुआ जब 2011 में जनगणना हुआ था उनके अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी हर 1 किलोमीटर पर जनसंख्या घनत्व है। कितना जनसंख्या घनत्व था, तो देखिए 1106 व्यक्ति जो था जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार। 1 किलोमीटर क्षेत्र पर कितना व्यक्ति था, 1106 किलोमीटर व्यक्ति था। 1106 व्यक्ति था, किलोमीटर नहीं, जो कि सभी राज्यों से अधिक जनसंख्या घनत्व है। यानी भारत में जितना भी राज्य हैं सभी से ये क्या है, अधिक जनसंख्या घनत्व है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ये भी आप याद रखिएगा। बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और सबसे कम अगर जो पूछेगा यहाँ पे सबसे अगर जो कम पूछेगा, सबसे कम अगर जो पूछेगा तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे कम जनसंख्या वाला, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य नहीं है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य।
यानी कि वहाँ पे घनत्व जो है व्यक्ति का कम होगा। यानी 1 किलोमीटर पे मात्र 17 व्यक्ति हैं। कितना व्यक्ति? 17 व्यक्ति। आप देख सकते हैं कितना कम व्यक्ति हैं। अब बिहार में कितना 1106 व्यक्ति हैं 1 किलोमीटर पे, और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पे। तो कितना कम है? बहुत कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको NCBC कहते हैं, को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उनको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो उनको 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में। कब हुआ था? 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा मिला था। किसका दर्जा मिला? संविधान का दर्जा मिला। कब? 102वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2018 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2018। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। अच्छा, आप ये बताइए कि इस आयोग का जो प्रावधान किया गया था कौन सा अनुच्छेद में किया गया? 102वां संविधान संशोधन 2018 में जो हुआ, तो ये जो NCBC है यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका कौन सा अनुच्छेद में मतलब चर्चा किया गया? तो 338 के सी में। किसमें किया गया? तो नहीं, बी में किया गया था। किसमें? बी में। 338 के अनुच्छेद बी में किया गया था। बी का मतलब खो में किया गया था। किसमें? खो भी आप बोल सकते हैं इसको, खो, क्योंकि क का मतलब ए होता है और ख का मतलब बी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? कहने का मतलब हुआ समुद्री मार्ग से, यानी समुद्र होते हुए पूरे दुनिया का परिभ्रमण, यानी उस पूरे दुनिया को उन्होंने घूम लिया था। कौन? तो किसने? ये मैगलन ने। मैगलन ये पहला व्यक्ति था जो कि पूरी दुनिया का भ्रमण समुद्री मार्ग से कर चुका था, जो कि एक पुर्तगाली नाविक थे। ये भी एक कैसा थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली यानी ये भी पुर्तगाली थे। और वास्को डी गामा में कौन थे? पुर्तगाली थे, जिन्होंने भारत का खोज किया था। कब किया था? 17 मई। भारत का खोज किया था कब? 17 मई 1498 को। ये याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। 17 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है कि भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? यानी जो सत्ता है उनको बंटवारा करने के लिए, यानी वितरण करने के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? तो हम बताए थे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में कि 3 सूची बनाई गई है। कितना? 3 सूची। पहला तो हो गया आपका सत्ता का वितरण करने के लिए 3 सूची, केंद्र सूची। पहला कौन सा है? केंद्र सूची। और दूसरा है संघ सूची। कौन सा है? संघ सूची नहीं है, राज सूची है। केंद्र सूची हो गया तो राज सूची होगा। राज सूची। अब दोनों जिसमें मिलन हो जाए, जिसमें कि दोनों रहेगा, तो उसको बोलेंगे समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। अब बताइए 3 सूची हुआ, केंद्र सूची, राज सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूची का जो उल्लेख किया गया 7वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, यानी 7वीं अनुसूची जो है उसमें सूचियों के बारे में बताया गया है कि सत्ता को विकेंद्रीकरण करने के लिए 3 सूची होना चाहिए, जैसे केंद्र सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। ये और संविधान में कुल मिलाकर के कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 में से 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है, यानी केंद्र और जो राज्य है उनके सत्ता के वितरण के बारे में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है लद्दाख से उमलिंग दर्रा को कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक है, यानी लद्दाख से उमलिंग ला दर्रा, ये संसार की सबसे ऊंची सड़क है। कितना है पता है? 29,300 फीट। कितना? 300 फीट। इतना ऊंची सड़क है। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। आप याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में ये शिव समुद्रम स्थित है। तो कर्नाटक में किस नदी पे? कावेरी नदी पे। कर्नाटक आप याद रख लीजिएगा कि कावेरी नदी कर्नाटक में और कृष्णा नदी भी कर्नाटक में है, पर ये जो जलप्रपात है ये कावेरी पे है, यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस पे है? कावेरी पे है। तो इसको याद रख लीजिएगा।
और इसका जल जो है विद्युत के लिए उपयोग होता है, ये भी याद कर लीजिए क्योंकि बगल में विद्युत कारखाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है ये कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। तो ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, क्योंकि जब वह सरकार बना था 1971 में पहली बार, तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था 1971 में, क्योंकि इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में क्या हुई थी, जीत हासिल की थी इंदिरा गांधी, तब जाकर के भारत में उनकी सरकार बनी, तब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो आशा करता हूं बच्चों कि जितना भी प्रश्न दिए सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया जौन सा प्रश्न, उसको कमेंट में लिखिए, फिर से दोबारा समझाने का हम प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना तक ही है। जय हिंद, जय भारत।